उम्मीदें अभी भी हैं और बार बार देखने को ये मिल रहा है कि तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, मतदान कीजिए, मताधिकार का प्रयोग कीजिए। टाइम्स नाउ नवभारत भी दर्शकों से अपील करेगा कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। रविकांत राय जामनगर नॉर्थ से हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। रविकांत, आपके पास आते हुए, ये हाई प्रोफाइल सीट बन जाती है। रिवाबा ने मतदान किया तो कहा कि एक ही परिवार से दो विचारधाराएं हो सकती हैं, लेकिन बीजेपी ने जो दाव खेला है रिवाबा को उतारकर चुनावी मैदान में, क्या लगता है पकड़ तो यहां कांग्रेस की भी मजबूत थी, उसको कहीं ना कहीं डेंट पहुंचाने की कोशिश? देखिए, इसी बूथ पर जहां पर मैं खड़ा हूं, रविंद्र जडेजा अपनी पत्नी के साथ वोट डालने के लिए आए थे, लेकिन उनकी पत्नी का जो वोट है वो राजकोट में है। लेकिन रविंद्र जडेजा की वजह से ये पूरा का पूरा सीट जो है वो हाई प्रोफाइल हो गया है। यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पर सुबह से ही जो लोग हैं वो मतदान के लिए यहाँ पर आए हैं और जैसे जैसे दिन ढल रहा है, चूंकि दिल्ली में ठंड है लेकिन यहाँ पर धूप तेज है, आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे धूप कम होगी लोग यहाँ पर आएंगे। और कुछ लोग भी मेरे साथ हैं, उस सीट के बारे में पूछते हैं। आप लोग बताइए कि यहाँ से जो मुकाबला है वो रिवाबा को उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने, ये सीट हाई प्रोफाइल हो, क्या देखते हैं आप लोग जामनगर की इस फाइट में? ये तो ऐसे तो नहीं बता सकते, कुछ दिल की बात किसी की, तो रिजल्ट आएगा तभी मालूम होगा। दिल की बात नहीं, लेकिन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का काम आप लोगों को अच्छा लगता है? दोनों नए, ऐसे तो कुछ नहीं मालूम, ऐसे तो कुछ नहीं बता सकते हैं। और आम आदमी पार्टी की जो एंट्री हुई है उसके कामकाज को कैसे देखते हैं आप लोग? वो भी तो दिखते ही नहीं है कहीं पे, दिखते नहीं है, कहीं नहीं दिखते। तो चलिए, लोग जो है अपने मताधिकार का प्रयोग तो कर रहे हैं लेकिन अपने दिल की बात नहीं बता रहे हैं कि किसको उन्होंने वोट किया है। लेकिन चूंकि यहाँ पर मुकाबला जो है वो काफी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि रविंद्र जडेजा की जो बहन है नैना, वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को सीधे तौर पर सपोर्ट कर रही हैं और रविंद्र जडेजा की जो वाइफ हैं वो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर उम्मीदवार हैं। तो ये हाई प्रोफाइल सीट है और यहाँ पर सीधा मुकाबला जो है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में देखा जा रहा है। ठीक है रविकांत, चलिए आपके पास आते हैं। पुलकित नागर का रुख कर लेते हैं जो कि खंभालिया में मौजूद है। पुलकित, बड़ी दिलचस्प सीट है। दिलचस्प इसलिए भी क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो सीएम फेस हैं यशोदान गढ़वी, वो यहां पर चुनावी मैदान में है। दिलचस्प इसलिए भी क्योंकि यहां पर बीजेपी को खूब जमकर जीत मिली, हालांकि ठीक है पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी। दिलचस्प इसलिए भी क्योंकि यहां पर निर्दलियों को भी काफी जीत मिली हुई है। इस बार का समीकरण कैसा देख रहे हैं, क्या मुद्दे, लोगों का मिजाज क्या? मुझे लगता है दिलचस्प इसलिए भी कि गुजरात की जो सांस्कृतिक पहचान है वो सोमनाथ से और द्वारका से है और द्वारका में ही ये सीट आती है, तो इसलिए दिलचस्प ये भी बहुत ज्यादा है और गुजरात में इसका बहुत महत्व भी है। आपसे मैं जानना चाहूंगा एक चीज और, मैं आपको जोड़ दूं, आज इस इलाके में 1500 शादियां हैं, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितने व्यस्त होंगे लोग 1500 शादियों को लेकर। नहीं तो पुलकित 1500 शादियां हैं तो जरा ऑनर लाइटर नोट ये भी बता दीजिए कि उसमें से कितने जोड़े आज पहुंच गए मतदान करने के लिए? एजुकेटेड है, ये बनिया कौम है तो अवश्य मतदान तो करेगी। आप देख रहे हैं काफी भीड़ भाड़ है, वो आएगी। शादी में होगी तो भी एडजस्ट कर लेंगे, आना भी चाहिए, बड़ा दिन है। बड़ा दिन है, करेंगे सब वोटिंग। अच्छा, मुद्दा क्या होगा जब आप लोग जहाँ वोट करेंगे, तो मुद्दा क्या होगा? मुद्दा ये है कि सब जगह तो एक ही मुद्दा होता है कि भाई अपना क्या काम किया नेताओं ने, विकास हुआ कि नहीं हुआ, उसी मुद्दा पे, विकास पे ही चुनाव लड़ा जाती है। और जो नए लोग आते हैं वो तो काम दिखा नहीं सकते, तो उनके लिए क्या? नहीं, जो नए लोग आते हैं तो वो भी पढ़े लिखे होते हैं, उसको पता होता है कि ये कैसा विकास होता है, नहीं होता है, रोड बनते हैं नहीं बनते हैं, पानी आता है नहीं आता है, लाइट का क्या प्रॉब्लम है। और दूसरा, इस नेताओं के चेहरे से चश्मा उतर पाएगा क्या इस चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल उतर जाएगा। काला चश्मा हटेगा नेताओं के चेहरे से? ना, हट जाएगा। आप बोलो वैसा हो ही जाएगा ना। अच्छा, क्या मुद्दे रहेंगे जब आप वोट करेंगे? मुद्दा वही रहेगा कि यहाँ पे जो पिछले एमएलए हैं वो चुनाव जीतने के बाद 5 साल तक दिखते ही नहीं। चलिए, ये तो आपकी शिकायत हो सकती है। महिलाओं के लिए क्या प्राथमिकता होगी, किस आधार पर महिलाएं वोट कर रही हैं? एक चीज और है, मैं देख रहा हूँ महिलाएं बहुत आ रही हैं, बहुत लंबी लंबी कतार महिलाओं की हैं, तो पुरुषों से ज्यादा महिलाएं दिख रही हैं। हाँ, तो वो क्या गुजरात में जो सेफ्टी है महिलाओं के लिए वही बहुत है। अच्छा, हाँ, वो और कहीं नहीं मिलेगी ये। आप लोगों के लिए क्या मुद्दे होंगे जब आप लोग वोट कर रहे होंगे?
हम तो सब भाजपा वाले हैं, मतलब मोदी है तो सब कुछ है। चलिए, ये भावनाएं इनकी जो बाहर आ जाती है जब वोटर उनकी तब बाहर आता है। भावनाएं दिखने लगती हैं और जाहिर सी बात है कि बीजेपी का अपना होल्ड है, लेकिन कांग्रेस भी कमजोर नहीं है, बीजेपी को उतनी ही टक्कर देती हुई नजर आती है। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि मुकाबला त्रिकोणीय है, वो तो रिजल्ट ही बताएगा कि मुकाबला त्रिकोणीय था या नहीं था। लेकिन फिलहाल हमारे तमाम रिपोर्टर्स, हमारे गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। अमित का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। अमित, बार बार ये कहना, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या अमित शाह, जो भी रैली जनसभाएं हो रही है, रोड शो हो रहे हैं, उसमें ये कहना कि जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कांग्रेस कर रही है या गोपाल इटालिया ने भी जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया था, उसका जवाब गुजरात की जनता देगी। सीधा संदेश गुजरात की जनता को कि इन बातों को भूलिए मत और देखिए कि आपके लिए किसने काम किया है। देखिए, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले भी निशाना बनाया गया और लगातार बनाया जाता रहा, और निश्चित तौर पर चुनाव के दौरान भाषा का इस्तेमाल आजकल तमाम पॉलिटिकल पार्टी या नेताओं की तरफ से इस तरह से होते रहे। लेकिन गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात के चुनाव में इसका फायदा हमेशा बीजेपी को मिला है, क्योंकि उस पूरे मामले में या तो मौत का सौदागर का बयान हो या फिर नीच का हो या फिर अब जो बयान दिया गया है खड़गे की तरफ से, उस बयान को लेकर बीजेपी बहुत ही एग्रेसिव होकर पूरा कैंपेन करती है और उसमें इस तरह से दिखाती है कैसे प्रधानमंत्री को सीधा गाली दिया गया। तो पूरे बीजेपी जो है डेवलपमेंट और तमाम मुद्दे तो अपनी तरफ है ही, लेकिन क्योंकि उनका सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री होते हैं, गुजरात में हो या पूरी दुनिया की पूरे देश की बात करें तो वहां पर बीजेपी की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी है। और गुजरात में भी अगर आप देखिए तो चुनाव जो है पूरे सिर्फ इर्द गिर्द नरेंद्र मोदी के घूम रहा है, तो ऐसे में उसका राजनीतिक फायदा उठाने की पूरी कोशिश होती है। लेकिन खुद आप देखिए कि हर बार पूरी पार्टी तो जवाब देती है, लेकिन ऐसे मौके पर नरेंद्र मोदी भी जवाब देते हैं उसका, और इसीलिए आज उन्होंने राम के साथ सीधे सीधे जोड़ दिया किस तरह से राम के अस्तित्व को ही नकारती रही है। और अमित शाह ने भी कल, जब मैं खुद अमित शाह से उनके रोड शो के दौरान उनसे बात हुई थी, तब भी उन्होंने यही बात दोहराया था कि यहाँ की जनता है वो सब जानती है, और जो परंपरा या जो नरेंद्र मोदी को गाली देने की जो परंपरा शुरू हुई थी सोनिया गांधी के समय से वो चली आ रही है, और गाली गलौज का जो संदेश है उसका जो जवाब हमेशा गुजरात की जनता ने दिया और बीजेपी के पक्ष में दिया है। तो एक बड़ा मामला है, और खास करके आज आप देखिए कि मतदान हो रहा है, उस दौरान इस पूरे मामले को और आगे बढ़ाने की कोशिश बीजेपी भी कर रही है, ताकि इसका जो है सियासी फायदा भी हो। और निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी सबसे बड़े चेहरे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से भी बार बार निशाना साधा जाता है नरेंद्र मोदी को, और इसीलिए जवाब देने के लिए हमेशा नरेंद्र मोदी भी सामने हैं, अमित शाह भी हैं, और पूरी पार्टी जो है इसे एक बड़ा मुद्दा बना रही है। ठीक है, बयानों के जरिए मोमेंटम को सेट करने की कोशिश हो रही है। आशुतोष, मैं आपके पास आता हूं और 2-3 पॉइंट पर मैं आपका विश्लेषण चाहूंगा। आपने पहले कहा एक बयान से मोमेंटम सेट नहीं होगा, फर्क उतना नहीं पड़ेगा, लेकिन लगातार इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, कितना फर्क। दूसरा पॉइंट ये कि 12 बजे तक करीब 19% मतदान, ये ट्रेंड आपको क्या दिखाता है, खासतौर पर तब जब बीजेपी कह रही है कि हम रिकॉर्ड तोड़ जीतें हासिल करेंगे। पिछली बार पाटीदार आंदोलन था, इस बार नहीं, उसका भी एडवांटेज बीजेपी को, तो क्या जो टारगेट है वो सेट हो पाएगा? देखिए, जिस तरीके से अभी 12 बजे तक आपने बताया कि तकरीबन 19% का वोट परसेंटेज हुआ है, एक तरीके से धीमा तो जरूर है। और 2017 में जब पहले फेज की पोलिंग हुई थी तो उस वक्त भी तकरीबन 68% पोलिंग हुई थी, जो 2012 की तुलना में कम था जब 71% पोलिंग हुई थी। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत मुश्किल होगी 68% तक आने में। इस सिर्फ पोलिंग के आधार पर कह देना कि भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त जीत हासिल होगी या किसी दूसरी पार्टी को उसका फायदा होगा, नुकसान होगा, ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि हर चुनाव में पोलिंग अपने हिसाब से होती है और वो उसका अपना एक तरीका होता है। तो इस आधार पे किसी निष्कर्ष पहुंचना मेरे लिए ठीक बात नहीं होगी। जहां तक नरेंद्र मोदी जी की बात है तो ये बात बिल्कुल सही है। जी जी जी, अपनी बात पूरी करिए आशुतोष। लगता है आशुतोष का फ्रेम फ्रीज है इस वक्त। हर्षवर्धन जी क्या रुक कर लेते हैं। हर्षवर्धन जी, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं 89 सीटों पर, कच्छ, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात, जहां कांग्रेस ने कड़ी टक्कर बीजेपी को दी थी। तो आज यहां हम देखें कि कांग्रेस जिन जिन जगहों पर मजबूत रही है, आम आदमी पार्टी ने वहां ज्यादा प्रचार किया है, और खासकर अभी जो मामला त्रिकोणीय बनता नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी अगर डेंट पहुंचाएगी तो ये बीजेपी को जाएगा या कांग्रेस को? देखिए श्वेता, मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी जब किसी जगह पर बड़ी होना शुरू होती है तो उसका एक कुछ बेस वोट होता है, यानी किस आधार पर वो पार्टी आगे बढ़ती है।
आम आदमी पार्टी को अगर हम हिस्टोरिकली देखें, यानी पहले जहां जहां वो चुनाव में बढ़ी है, तो मूल रूप से कांग्रेस के ही मतों को लेकर आगे बढ़ती है। चाहे हम दिल्ली की बात कर लें या फिर हम पंजाब की बात कर लें। जब पार्टी बहुत बड़ी हो जाती है तब फिर उसको सभी वर्गों के वोट मिलने शुरू हो जाते हैं, दूसरी भी कॉन्स्टिट्यूंसी वो अपने पकड़ में लेती है। लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें निश्चित तौर पर बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा, और यही वजह है कि गुजरात का वो चुनाव जो 2017 से 2022 तक पहुंचा है, उसमें बहुत एक तरह से कहें कि स्पष्ट दिखने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड जीत अगर मिलेगी तो उसमें आम आदमी पार्टी के बढ़ने और उसके कांग्रेस का वोट काटने की बहुत बड़ी भूमिका होगी। ठीक है, और मुझे लगता है कि आशुतोष अपनी बात पूरी करिएगा। जो सवाल श्वेता ने पूछा वो सवाल आपको हर्षवर्धन जी की बजाय अगर आप आशुतोष से पूछती तो ज्यादा सही जवाब मिलता। ये सवाल मैं आपको टॉस भी कर देता हूं आशुतोष जी, क्योंकि इस सवाल का जवाब आप बेहतर भी देंगे और अपनी बात भी पूरी करिएगा। वाकई ये स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी को डेंट कर रही है। आम आदमी पार्टी के गुजरात के चुनावी रण में होने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा बहुत ज्यादा। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी के बारे में मेरा जो कहना है वो बहुत स्पष्ट तौर पर यह है कि जो अंग्रेजी का फ्रेज है, आम आदमी पार्टी इज अ एलिफेंट इन द रूम एंड नोबडी नोज इट्स साइज, कि एक आम आदमी पार्टी आज गुजरात में पहली बार चुनाव लड़ रही है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। तो किन इलाकों में वो किसका वोट काटेगी अभी ये पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। जैसे अगर सौराष्ट्र के इलाके में अगर आम आदमी पार्टी मजबूत होती है तो वहां निश्चित तौर पर वो कांग्रेस पार्टी का वोट काटेगी, लेकिन अगर सूरत और अहमदाबाद और गांधीनगर के इलाके में अगर वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है तो जहां बीजेपी का बहुत स्ट्रांग होल्ड है वहां पर वो बीजेपी का वोट काटेगी। सूरत में खास तौर पर जहां पिछली बार उनको 16 में से 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, अगर वहां पे उनकी 3-4 ऐसी सीटें हैं जहां पे उनके बड़े उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के लड़ रहे हैं और मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, खासतौर वराछा की जो सीट है जहां पर अल्पेश कथीरिया चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी सभाओं में जबरदस्त तरीके से भीड़ उमड़ रही, तो वहां बीजेपी का वोट काटेंगे। इन आंकड़ों को लेकर खासतौर पर पुलकित जहां पर आप हैं, तो अगर कोई और आंकड़ा लोकल लेवल पर है तो वो भी जरूर बताइए। देखिए, अभी यहाँ पर थोड़ा वोटिंग परसेंट बढ़ा है, करीब 25-26 के आसपास पहुंचा है। बूथ पर अलग अलग जो इलेक्शन कमीशन की साइट पर डाटा आ रहा है वो ये बता रहा है कि पिछले कुछ समय में यानी कि 1-2 घंटे के अंदर और वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। अगर इससे तुलना की जाए पिछले बार से तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शाम होते होते ठीक ठाक वोटिंग प्रतिशत पहुंच जाएगा, और जिसका आकलन पहले से किया भी जा रहा था कि शाम को ज्यादा वोटिंग हमेशा देखी जाती है। तो सुबह के वक्त जैसे ही शुरू होता है दोपहर के बाद से वोटिंग चढ़ना शुरू होती है, और मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर भी अब लोग धीरे धीरे और पहुंच रहे हैं। जी ठीक है, रविकांत के पास भी मैं एक बार चला जाता हूं। रविकांत, बताइए आपके पास क्या अपडेट जहां पर आप मौजूद हैं, जामनगर नॉर्थ आसपास की सीटों को लेकर? देखिए, फिलहाल जो मतदाता हैं वो अपने घरों से निकल रहे हैं, जैसा कि जो यहाँ की कामकाजी महिलाएं हैं वो अपने काम को निपटाने के बाद घर परिवार के वो पोलिंग बूथ की तरफ रुख कर रही हैं। यहाँ की अगर तस्वीरें मैं इस साइड की दिखाऊं तो आपको लोग दिखाई देंगे आते हुए, और एक एक करके जो वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हों, जवान हों या महिलाएं हैं, वो यहाँ पर आ रही हैं। इस अगर पूरे जामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो यहाँ पर सुबह जो है बहुत तेजी से मतदान जैसे ही 8 बजे प्रारंभ हुआ, भारी संख्या में लोग आए, लेकिन उसके बाद बीच में थोड़ा सा मतदान की प्रक्रिया ढीली हुई है, कम हुई है। अब लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि जैसे जैसे दिन ढलेगा मतदान की प्रक्रिया बढ़ेगी और भारी संख्या में जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और इस सीट पर जो है एक ही परिवार के 2 लोग आमने सामने हैं, इसीलिए मुकाबला भी दिलचस्प है, लोगों की दिलचस्पी भी है, और इसीलिए उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोग यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर आ रहे हैं। बिल्कुल रविकांत, आपका भी रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल आशुतोष आपके पास आते हुए सवाल ये उठता है कि जितना इस बार आम आदमी पार्टी ने आक्रामक अंदाज में प्रचार किया है, खुद अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आए कि आप कांग्रेस को वोट मत दीजिए, आप आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए क्योंकि कांग्रेस को दिया गया वोट बेकार जाएगा। ऐसे में क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से प्रचार तो कर रही है, लेकिन वो सीटें भी निकाल पाएगी, और जो सीटें अगर निकाल पाई तो उसको कांग्रेस को ही केवल डेंट पहुंचा पाएगी और बीजेपी को अल्टीमेट फायदा ही होगा? अभी तक का एनालिसिस तो यही कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा अगर आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि अर्बन सेंटर्स में अगर आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है तो वो बीजेपी के कुछ वोट को नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन एक बात और है यहाँ पे, पिछली बार अगर आप गुजरात के 6 जिलों का 6 शहरों का अगर आप हिसाब किताब लें तो वहां भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 70% वोट मिला था।
अगर उस 70% में आम आदमी पार्टी 20% भी वोट लेकर जाती है तो भी वो बीजेपी को हराने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोट से फिर भी 50% होगा और आराम से जीत जाएगी। कांग्रेस के साथ क्या है कि कांग्रेस के जीत का मार्जिन भारतीय जनता पार्टी की तुलना में काफी कम रहता है। तो अगर आम आदमी पार्टी अगर 5% वोट भी अगर कांग्रेस का लेगी तो वहां पे कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन शहरों में अगर वो आम आदमी पार्टी अगर बीजेपी का 10% वोट भी काटेगी तो भी वो बीजेपी की हार और जीत में कोई ज्यादा फर्क नहीं कर पाएगी। इसलिए इस चुनाव में जो ये कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, बीजेपी को कम नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन 1-2 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है और वो सीट आम आदमी पार्टी जीत सकती है। खासतौर पर सूरत के अंदर जो वराछा की सीट है जहां पे उनके कैंडिडेट अल्पेश कथीरिया चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर कुछ लोगों का कहना है कि वहां बहुत अच्छी भीड़ इकट्ठा हो रही है, संगठन भी इनका मजबूत है, पाटीदार समुदाय भी उनके साथ खड़ा हुआ है और वो सीट निकल सकती है। फिर भी मैं कह रहा हूं, मैं किसी की जीत और हार का आंकलन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ नहीं, आज तो वोटिंग के ट्रेंड पर बातचीत हो रही है और देखिए हम जो 12 बजे तक 19% की चर्चा कर रहे थे वो अब 34% और शाम होते होते जब तक मतदान समाप्त होगा तो हो सकता है कि पिछली बार का जो आंकड़ा है उसको टच भी कर जाए, उतना तो कम से कम मतदान हो जाए, ये हम उम्मीद भी करते हैं। चलिए वक्त इतना ही। आशुतोष आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हर्षवर्धन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।